हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जेई एडवांस 2022 के पेपर 1 के डिस्कशन देखने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में बच्चों हम पेपर 1 का जो सेक्शन 1 था जिसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन करेक्ट करने पे +3 मार्क्स थे और कोई नेगेटिव मार्किंग जो वो नहीं थी। तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन बताने के साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो वो डिफिकल्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है या फिर इजी है या फिर मॉडरेट है। ओके, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है आपको यहाँ पे बच्चों एक ITF का क्वेश्चन जो वो गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की क्लासेस में भी काफी सारी प्रैक्टिस जो की जाती है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो बच्चों हमारी ट्राई होनी चाहिए सबसे पहले सारी टर्म्स जो उनको हम टेन इनवर्स जो उसके अंदर लेके आ सके। तो चलिए देखो जरा, अगर टेन इनवर्स के अंदर इसको लेके आए तो ये कॉस इनवर्स आपके पास में लिखा हुआ है और ये यहाँ पे देखो √2 गिवन है और ये गिवन है √π² + 2। तो ये आप इजीली यहां से देख पा रहे हो कि ये वाली जो लेंथ है वो कितना आएगा पाई। तो देखो फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको आप क्या लिख सकते हो, 3/2 टेन इनवर्स पाई डिवाइडेड बाई √2, ऐसा आ गया। नेक्स्ट वाली टर्म में देखो अगेन आपके पास में एक ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करें तो ये बच्चों 2√2 पाई गिवन है, ये आपको π² + 2 गिवन है। तो पाइथागोरस की हेल्प से आई होप आप दोबारा से ये चीज जो फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर देखो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस इसका स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास में 4π² बन रहा होगा और यहां पे माइनस का 8π² आ रहा होगा, यानी यही सेम टर्म आएगी विद नेगेटिव साइन, यानी कि ये बच्चों आपके पास में π² - का 2 जो वो बन रहा होगा। तो ये देखो टर्म आपके पास में बन के 1/4 टेन इनवर्स ऑफ 2√2 पाई डिवाइडेड बाई π² - का 2। ये बच्चों आपके पास में ऐसा आ चुका है। और लास्ट देखो आपके पास में जो है वो कितना बन जाएगा बच्चों, ये टेन इनवर्स ऑफ √2 पाई। ये ऑलरेडी टेन इनवर्स में आपके पास में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले बच्चों एक चीज आप यहां से जरा समझ सकते हो कि ये जो टेन इनवर्स √2/पाई है इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स पाई डिवाइडेड बाई √2। और यहां पे टेन इनवर्स π/√2 है, तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x वो कितना हो जाएगा π/2। तो एक टर्म बच्चों आपके पास आ चुकी है π/2 प्लस। अब यहां से हमने एक को तो सेट कर दिया, कितना और बच गया बच्चों, 1/2 टाइम्स आपके पास में यहां से और बच रहा है टेन इनवर्स π/√2। चलिए यहां पे देखो जरा, आपको फॉर्मूला थोड़ा सा यहां पे नजर आ रहा होगा, टेन इनवर्स 2x/(1 - x²) अभी नहीं नजर आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहां पे 1 चाहिए। 1 का मतलब ये 2 इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। तो भाई एक नेगेटिव साइन जो वो यहां से आप कॉमन ले लीजिए और देखो अगर नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया तो माइनस का 1/4 टेन इनवर्स। थोड़ा सा मैनिपुलेशन बच्चों में यहां पे और कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि यहां पे 1 चाहिए, इसका मतलब एक 2 को आपको बाहर लेना पड़ेगा, यानी 2 को अगर कॉमन लोगे तो ऊपर आ गया आपके पास में कितना, √2 पाई। तो ऊपर देखो √2 पाई बनेगा और नीचे वाली टर्म को अगर मैं लिखूं एक बार के लिए तो ये बन रहा है बच्चों π² डिवाइडेड बाई 2, यानी कि π/√2 का स्क्वायर। और ऊपर बच्चों जो √2 पाई बना उसको मैंने लिख दिया π/√2। ये लीजिए आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला जो यहां पे बनता हुआ नजर आ गया, टेन इनवर्स 2x/(1 - x²। अब यहां पे जो थोड़ा सा बच्चे जो गलती कर जाते हैं जनरली, वो इसको बच्चों डायरेक्टली लिख देते हैं कितना, 2 टेन इनवर्स x। बट अगर आप बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो तो 2 टेन इनवर्स x माइनस का पाई करना पड़ेगा। याद है आपको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाले फॉर्मूले, तो वहां पे x इंटू में y जो वो π²/2 है एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये यहां से बच्चों देखो फाइनली आपके पास में क्या बन चुका है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से, π/2 प्लस का 1/2 टेन इनवर्स ऑफ π/√2 माइनस का 1/4। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया 2 टेन इनवर्स π/√2 और ये लीजिए आपके पास में आ चुका है कितना, माइनस का पाई। तो ये देखो ये आपके पास में माइनस टेन इनवर्स π/√2, ये भी प्लस का टेन इनवर्स π/√2, खत्म बच्चों। ये π/4 यहां से बच रहा है, एक π/2 आपके पास पहले से था, तो π/2 प्लस π/4 जो वो आपके पास में कितना हो गया बच्चों, 3π/4। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर का मतलब क्या है कि ये 2 डेसिमल्स में बच्चों आपको फाइंड करना था, तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए 3 इंटू में 3.14 डिवाइडेड बाई 4। तो ये लगभग आपके पास में आई थिंक 9.42 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। और इससे बच्चों अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया
2 के बाद में 3 टाइम्स आएगा और फिर 5 से बड़ी डिजिट आ रही है। इसका मतलब बच्चों यहां से इसको जो फाइनल आंसर लिखेंगे दैट विल बी 2.36। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। तो अगेन मैं इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा, बट अगेन जेईई एडवांस के हिसाब से अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बच्चों इजी लेवल का ये क्वेश्चन था। यहां पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला जो है उनका यूज करना था। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहां पे बोला गया अल्फा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, फंक्शन एफ जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है, दूसरा एक फंक्शन जी आपको गिवन है और दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं, तो ये आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो यहां पे कंपोजिट फंक्शन की लिमिट बच्चों आपको फाइंड करनी है एफ ऑफ जी एक्स की। तो एफ एक्स पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते कि एक्स बच्चों जब अल्फा प्लस को टेंड कर रहा होगा तब आपके पास में जी एक्स किसको टेंड कर रहा होगा, यस और नो। तो यहां पे देखो जरा, मैं यहां से ये बच्चों फाइंड करना चाह रहा हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जो है वो यहां पे आप देख पा रहे हो, मैं डायरेक्टली एक स्टेप यहां पे मिस कर रहा हूं। एक्स की वैल्यू बच्चों अल्फा डालेंगे तो ये आपके पास में देखो कितना बन रहा है, 0, यानी इंफिनिटी को चला गया है। ये भी आपके पास में जो है इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। आपका फेवरेट रूल लगाना है, लोपिटर रूल लगा दीजिए बच्चों। ln x का क्या होगा देखो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एल्फा, और बच्चों अंडर रूट एक्स जो है उसका अपने कर देंगे वापस से 1 अपॉन 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही सेम चीज लिखी हुई है। अगर इसको देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर रूट एल्फा। अब बच्चों ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स का कर दो, तो ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। और इसके बाहर बच्चों एक था 2। कुछ टर्म्स यहां पे कैंसिल आउट होती हुई नजर आ गई होंगी, इससे बच्चों ये टर्म जो वो आपके पास में कैंसिल आउट। अब इसको आपको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो एक स्टेप में और लिख देता हूं, एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस एक 2 जो है उसको तो बच्चों मैं बाहर ले रहा हूं, है ना, 2 कांस्टेंट, इसको हमने बाहर ले लिया। और अब यहां पे टर्म्स उनको थोड़ा सा एडजस्ट आपको यहां पे करना पड़ेगा। ई रेस टू पावर, जैसे कि यहां से इसको आप चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इससे अगर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ऊपर जाएगा, ये बनेगा ई रेस टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस ई रेस टू पावर रूट एल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एल्फा, और एक बच्चों यहां पे बना था देखो 1 अपॉन ई रेस टू पावर अंडर रूट एक्स। ऐसा आ गया। चलिए इसमें एक स्टेप और मैं देखो आपको लिख के दिखाता हूं, सारी चीजें आपको क्लियरली दिख जाएंगी। ठीक है, आप कई तरीके से यहां से लिमिट को सोल्व कर सकते हो, बट अगेन सबका फेवरेट आपका लोपिटर होता है, उसी से मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। इससे डिवाइड किया, पहली बात तो अगेन बच्चों यहां पे ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इसको डिवाइड किया आपके पास में, तो ये देखो कितना बनेगा 1, और 1 में लोपिटर लगाएंगे डेरिवेटिव 0, ये बनेगा माइनस का ई रेस टू पावर अंडर रूट एल्फा माइनस का अंडर रूट एक्स। तो इसको जब आप बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो एक तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा, इसके अलावा और क्या आएगा, अंडर रूट एक्स जो उसका आपके पास में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस रूट एक्स है तो उसकी वजह से माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और ये लीजिए बच्चों नीचे वाला जो पार्ट है उसका भी आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिर से आपको टर्म्स जो वो कैंसिल आउट होती हुई नजर आ गई होंगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू अगर अल्फा डालेंगे तो a की पावर 0 1 बन गया, माइनस माइनस प्लस आ चुका है, तो ये आपके पास में बन गया 2। यानी x जब आपके पास में अल्फा प्लस को टेंड कर रहा होगा, वहां पे बच्चों gx जो वो 2 को टेंड कर रहा है, तो यानी अब आपके पास में देखो ये फाइनली आपके पास में क्या बन चुका है, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस, और ये बच्चों आपके पास में बन चुका है f ऑफ 2। तो लिमिट का काम तो खत्म हो चुका है, f ऑफ 2 बच्चों आपको फाइंड करना है, एंड f ऑफ 2 देखो यहां से कितना आ रहा है, sin π/6। sin π/6 की वैल्यू 1/2, एंड अगेन इसको डेसिमल में लिखना था तो इसका आंसर बच्चों आप लिख सकते हो 0.5 भी करेक्ट है। और अगर किसी ने 0.50 लिखा है तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि इस टाइप के कंफ्यूजन आपको काफी सारे आते हैं, तो दोनों ही आंसर बच्चों यहां पे करेक्ट है। तो अगेन मैं ये भी बोलूंगा कि अगर जेईई एडवांस के पेपर की बात करें तो उसके लेवल के हिसाब से बच्चों इजी कैटेगरी में ये क्वेश्चन जो उसको मैं डालूंगा। चलिए मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बड़ा सा क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है, एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बट मेनली इसके अंदर सेट थ्योरी जो उसी का यूज होना है। जो जो बच्चों यहां पे आपको बोला जा रहा है वो चीजें आप करते जाइए। देखो क्या बोला गया, इन अ स्टडी अबाउट a pandemic data of 900 persons was collected। इसके अंदर देखो 3 यहां पे सिम्टम, 3 जो पेंडेमिक के दौरान जो 3 चीजें हैं उनका डेटा यहां पे आपको गिवन है, फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम।
ठीक है, तो मैं सेट यहां पे बच्चों फॉर्म यहां पे देखो कर ले रहा हूं एक बार के लिए। ये ऐसा कुछ बन गया, ये यहां पे ऐसा कुछ आ गया, और ये लीजिए यहां पे ऐसा कुछ, और ये ओवरऑल आपके पास में 900% का डेटा है। ठीक है चीज। चलिए अब देखो मैं यहां से इसको सपोज ये सेट जो फीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं उल्टे से स्टार्ट कर रहा हूं। इसने बोला 30% हैड ऑल द 3 सिम्टम्स, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो वो आपके पास में कितनी आ गई बच्चों, 30। अब मेरे को देखो यहां पे ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, वो बच्चों वो पोर्शन है, वो नंबर ऑफ पर्संस हैं जिनको फीवर भी है एंड कफ भी है, दोनों है। तो ये देखो कहां से आपको पता है कि अगर आपको नंबर ऑफ पर्संस निकालने हैं जिनको फीवर एंड कफ दोनों है, तो आप क्या बोलोगे, यहां से आपको यूनियन वाला फॉर्मूला आई होप अच्छे से याद होगा, है ना, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, NF प्लस NC और माइनस में NF यूनियन C। ठीक है, चलिए NF का मतलब फीवर वाले कितने थे, 190, NC का मतलब कफ वाले जो थे वो कितने थे, 220, F यूनियन C का मतलब क्या, जिनको कफ है या फिर फीवर है या फिर दोनों है, ये यहां पे बच्चों आपको गिवन है 330। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 220 माइनस ये आई थिंक माइनस का 110 बचेगा, और 110 नेगेटिव का आएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, यानी ये पूरा पोर्शन 80 के इक्वल आना चाहिए। उसमें से 30 बच्चों ये आ रखा है आपके पास में, तो ये यहां से आपके पास में कितना बच गया, 50। चलिए अब बाकी के पोर्शंस की भी हम बात कर लेते हैं ऐसे एक एक करके। अगले बच्चों अगर मान लो मैं यहां पे इसकी बात, नंबर ऑफ पर्संस वो है सिम्टम्स ऑफ ब्रीदिंग एंड कफ। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग भी है जिनको प्रॉब्लम है और कफ भी है, इसकी बच्चों हम यहां पे नंबर ऑफ पर्सन जो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखो फिर से एनबी का मतलब ब्रीदिंग वाले प्रॉब्लम 220 थे बच्चों। NC का मतलब कफ वाली प्रॉब्लम जिनको थी वो अगेन आपके पास में 220 थे, माइनस वो कर दें जिनको दोनों है या दोनों में से एक है, ब्रीदिंग एंड कफ, तो ब्रीदिंग एंड बच्चों कफ जो है वो है 350। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बनेगा आपके पास में बच्चों 440, और 440 माइनस का अगर 350 यहां से कर रहे होंगे तो ये आपके पास में आई थिंक 90 बच जाएगा बच्चों, 90। यानी ब्रीदिंग और कफ का जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर 90% आने चाहिए, 30 ऑलरेडी यहां पे एंगेज हो चुके हैं, तो ये बच्चों यहां पे कितना बच जाएगा, 60। एक और देखो पार्ट आपके पास में बचा है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पर्संस वो है फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ये देखो नंबर ऑफ पर्संस वो है ओनली फीवर, दैट इज 190, प्लस में ब्रीदिंग सिस्टम जिनका खराब था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिनको थी वो थे 220, और ब्रीदिंग और आपके पास में देखो यहां पे फीवर, ब्रीदिंग और फीवर जो है वो 340 है, ब्रीदिंग और फीवर जो 340। चलिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी संभल के करनी है ना। तो 220 ये 320 बन गया, और आई थिंक ये 410 आ गया, 410 माइनस का 340 करेंगे तो ये 70 बचेगा बच्चों, 70 है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 120 70 आएगा, उसमें से 30 यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आ गया आपके पास में 40। अब देखो अब ये जो छोटा छोटा पोर्शन बचा है ये भी लिख सकते हो इजीली, कैसे, ये यहां पे देखो 50 प्लस 30 80 120, और ये बच्चों टोटल आपको गिवन था फीवर वाले जो पर्सन थे 190, तो इसका यानी पूरे का सम जो वो 190 आना चाहिए, और ये यहां पे ऑलरेडी कितना आ चुका 120, तो ये लीजिए यहां पे बच गया 70। ठीक है, चलिए फिर कफ वाले की बात कर लेते हैं, 220, ये पूरा नंबर 220 आना चाहिए, तो ये यहां से 90, और ये बन गया बच्चों 90 प्लस में 50 140, और 140 अगर 220 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा यहां पे नंबर कितना, 80। अब हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाली बात कर लेते हैं, ये अगेन 220 आना चाहिए, और ये देखो कितना आ चुका है, 130 आ चुका है, तो 130 अगर आया तो ये बच गया 90। टोटल बच्चों आपके पास में 900% थे, तो यहां पे भी देखो आपके पास में आ जाएगा, इजीली बता सकते हो कितना होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा देखो कितना था, 190 प्लस का 80 कितना हो गया, 270 प्लस 60 बच्चों कितना हो गया, 330 प्लस का 90 410 बच्चों आ चुका है, टोटल आपके पास में थे 900, यानी 490 यहां पे बच जाएंगे, 490 जो बच्चों यहां पे बच जाएंगे।
अब आपको देखो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी थी। इफ अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 पर्सन्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम। एट मोस्ट वन सिम्टम का मतलब क्या है, या तो एक सिम्टम उसको होगा या उसको कोई सिम्टम नहीं होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये देखो नंबर बच्चों कौन सा है, ये इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी देखना 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 490 और टोटल बच्चों कितने पर्सन थे आपके पास में 900। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक जीरो हर जगह से हम कैंसिल आउट कर देते हैं पहले से, और ये बनेगा बच्चों 49 प्लस 9 58, 58 प्लस का 8 और 64 प्लस का 7 71 आई थिंक ये बनेगा 71 अपॉन में 90। एक बार चेक कर लेना यार, ये बन रहा है ना 24 आ गया, 24 शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, 24 और 59 69 73 बनेगा आई थिंक। $73 आएगा बच्चों, 73। ठीक है, तो 73 डिवाइडेड बाई 90, तो थोड़ा ओड सा नंबर आ रहा है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। ये आपके पास में 190 आया था और 190 प्लस में हमने बच्चों 80 किया था, दैट इज 270, 270 प्लस 60 330, 330 प्लस का 90 420 यानी 480 बनेगा बच्चों। ये 480 आपके पास में देखो आ रहा होगा 480। ठीक है, तो ये यहां पे भी 480 होगा तो एक कम आ जाएगा ये, और एक कम होगा तो बड़ा सुंदर सा फिर अपने पास में ये यहां से आंसर जो वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो 9 से बच्चों कैंसिल आउट हो गया, 8/10, 8/10 का मतलब कितना हो गया 0.8, तो ये बच्चों इसका आपके पास में फाइनल आंसर होगा 0.8। तो अगेन इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट दूंगा, और मॉडरेट भी बच्चों कैलकुलेशन की वजह से कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट अगेन कैलकुलेशन में थोड़े से नंबर जो वो ज्यादा बड़े थे, तो इतना तो यार आपको एडवांस के पेपर में करना ही पड़ता है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या बोला गया, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट जो वो नॉन जीरो है। इफ दिस इज अ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ मॉड z स्क्वायर। तो यार देखो इसके अंदर थोड़ा सा आप पहले तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट जो देखने में एक जैसा सा आपको लग रहा होगा, जो थोड़ा सा चेंज है उसको भी सेट हम कर देते हैं। और कैसे सेट कर रहे हैं देखना, 2 माइनस का 3z प्लस 4z स्क्वायर, यही लिखा था आपके पास में डिनोमिनेटर में, तो हमने ये लिख दिया। बैलेंस करने के लिए बच्चों यहां पे आपको चाहिए 6z डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस का 4z स्क्वायर। ये देखो कितना बन रहा है 1 प्लस 6z डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। रियल पार्ट चाहिए था, तो ये तो ऑलरेडी रियल है, ये भी रियल आना चाहिए। इसको देखो थोड़ा सा मैं और टर्म्स जो उनको मैनिपुलेट बच्चों यहां पे कर रहा हूं, 2/z माइनस 3 और ये लीजिए बच्चों प्लस का 4z। अब आपको बोला गया कि पूरा पार्ट जो कैसा रियल होना चाहिए, ये रियल, तो ये भी आपके पास में कैसा आना चाहिए, ये भी रियल। उसमें ये रियल है तो 2/z प्लस का 4 इंटू जेड जो बच्चों कैसा आना चाहिए आपके पास में रियल। और आपको यार ये चीज अच्छे से पता होगी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और अगर हम ऐसा बोले कि वो रियल है तो हम क्या बोलते हैं z इक्वल्स टू z बार। तो यानी यहां से मैं लिख सकता हूं 2/z प्लस में 4z इज इक्वल्स टू 2/z बार, एंड ये लीजिए बच्चों 4z बार। ठीक है, चलिए यहां से यार इसको थोड़ा सा कैलकुलेट हम कर देते हैं। तो ये बनेगा देखो 4 इंटू में z माइनस का z बार, और ये यहां पे आ गया 2 इंटू में 1/z बार माइनस का 1/z। ठीक है, कैलकुलेशन करें तो z देखो यहां पे अब देखना थोड़ा सा 2 इंटू में z माइनस में z बार आ गया, और इसको भी बच्चों मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो देखो कितना बचेगा 2 बचेगा। ऊपर यहां पे z माइनस z बार ही बच रहा था, और माइनस का 1 में z इंटू में z बार इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्या ये चीज जीरो हो सकती है क्या, नहीं। ये चीज बच्चों अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि z जो वो रियल है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि यहां पे इसने बोला है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है इसका मतलब z जो वो प्योरली रियल नहीं है, तो ये चीज जीरो नहीं हो सकती। इसको जीरो कर दीजिए बच्चों, ये आपके पास में मॉड z स्क्वायर आ गया। तो यहां से मॉड z स्क्वायर जो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे 0.5। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो अगेन मैं इस
क्वेश्चन के लिए बोलूंगा कि एक इजी लेवल की बच्चों यहां पे प्रॉब्लम जो है वो आपको गिवन थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बच्चों यहां पे देखने को मिला है। इसमें बोला गया लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अंडरस्टूड सी चीज है ये। इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यार देखो, एक चीज तो मैं यहां से थोड़ा सा जो सोच पा रहा हूं वो ये सोच पा रहा हूं कि ये दोनों जो वो देखने में एक जैसे से लिखे हुए हैं, है ना। जेड बार माइनस का जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड बार प्लस का जेड स्क्वायर जो है वो बच्चों आपके पास में आयोटा लिखा हुआ है। एक चीज तो जो मेरे को यहां से समझ में आती है, अगर एक जैसा लिखा हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम बातें हैं। तो अगर देखो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अगर बच्चों लगा रहा हूं तो ये यहां पे 2 जेड बार आ रहा है, ठीक है, और एक बार इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 जेड स्क्वायर आएगा। सिमिलर वे में आयोटा प्लस 1 अपॉन में आयोटा माइनस 1। जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप ये चीज जो बच्चों इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहां से यार मैं ऐसा लिख सकता हूं, जेड बार अपॉन में जेड क्यूब जो है ना वो आ गया आपके पास में 1 प्लस आयोटा, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस का आयोटा, ऐसा जो इसको लिखा जा सकता है। इसको भी अगर मान लो कि मैं चाहूं कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा सा और अगर बच्चों सिंप्लीफाई इसको कर दें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 प्लस आयोटा से। सॉरी, यहां पे जेड स्क्वायर था। अब आप चाहो तो यार जेड जो उसको आपको कुछ मान सकते हो, मतलब जेड को कुछ मान सकते हो। मानने का मतलब बेसिकली यहां पे क्या है कि जेड को कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप थीटा की फॉर्म में मान सकते हो, है ना। थीटा की फॉर्म में आप जो इसको मान सकते हो। जैसे जेड का अगर मान लो कि हमने ऐसा बोल दिया कि भाई इसका जो आपके पास में एप्टीट्यूड होगा वो है आपके पास में आर, ठीक है। जेड जो उसका मैग्नीट्यूड हम आर बोल देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड जो वो आर है, और सपोज इसका आर्ग्यूमेंट जो थीटा है तो आर इंटू ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। और अगर मान लो मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊं तो आर से आर तो भाई कैंसिल आउट हो गया, दोनों का सॉरी एक आर आपके पास में बनेगा। ये देखो ऐसा बन रहा है आर इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सॉरी माइनस इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको हमने थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये भी भाई थीटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो थीटा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बच्चों लिखा हुआ देखो नीचे 1 ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज 0 एंड 2 आयोटा अपॉन 2, यानी आयोटा बच गया क्या। और आयोटा को बेटा आप क्या लिख सकते हो, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख दूं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से ये ऐसा बन जाएगा, और ये यहां पे सॉरी 2 थीटा था। तो यहां से देखो यार एक चीज आपके पास में आ गई है, अगर इसको उल्टा दूं तो r इंटू में e की पावर आयोटा 3 थीटा जो है वो e की पावर माइनस का आयोटा पाई बाई 2 बन गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों तरफ मॉड्यूलस लेंगे तो r जो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बट मेन चीज है कि यहां से अब आपको थीटा की ये देखना कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है। आपको पता है कि यहां से थीटा की हजारों वैल्यूज पॉसिबल है, बट डिस्टिंक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, कहां से कहां तक मैं आपको सॉल्यूशन चेक करने हैं, माइनस पाई से पाई में बच्चों आप यहां से चेक कर लीजिए, यानी कि डी माइवर्स थ्योरम जो है उसका आपको यहां पे यूज करना है। और डी माइवर्स थ्योरम का यूज करना है तो इसका मतलब देखो यहां से अगर मान लो मैं 3 थीटा लिखूं तो ये एक तो माइनस का पाई बाई 2 आ गया। डी माइवर्स थ्योरम का मतलब क्या, हर 2 पाई इंटरवल के बाद में वैल्यू जो बच्चों रिपीट होती रहेंगी, तो 2 पाई इसके अंदर आप ऐड करते जाइए। तो 2 पाई माइनस का पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, फिर से बच्चों 2 पाई घूम के आए तो 4 पाई बन गया, 4 पाई माइनस का पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। ठीक है, मेरे को क्या देखना है कि माइनस पाई से पाई के अंदर जो है वो चीजें आपके पास में आ जाएं, वो चीज आपको यहां पे देखनी है। तो अगर मान लो मैंने 4 पाई किया तो ये 7 पाई बाई 2 आ गया ना, फिर आगे ऐसे 6 पाई हम कर देंगे, 6 पाई करेंगे तो ये आई थिंक 11 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं ना, थीटा देखो क्या क्या आ रहा है, माइनस का पाई बाई 6 आ रहा है, फिर यहां से आपके पास में 3 किया तो पाई बाई 2 आ रहा है, और उसके बाद में किया तो 7 पाई बाई 6 आ रहा है, उसके बाद में किया तो 11 पाई बाई 6 आ रहा है। आप चाहो तो ऐसे बोल दो कि 0 से 2 पाई में इसको चेक कर लो, 0 से 2 पाई या माइनस पाई से पाई, दोनों सेम बातें। अब इससे आगे अगर देखो लेंगे तो ये आपके पास में पाई से 0 से 2 पाई अगर हम ले रहे तो 2 पाई से जो है वो आगे बच्चों क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा।
इतनी बात समझ में आती है सबको? चलो, तो क्योंकि ये आगे वाला जो वो आपके पास में देखो 15 पाई बाई 2 बनेगा, यानी 15 पाई बाई 6, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि 2 पाई से बड़ा। तो यहां से क्या 4 सॉल्यूशन आ गए क्या? नहीं, 4 सॉल्यूशन नहीं आए। अगर आप फिर से देखोगे तो ये बेटा आपके पास में पाई प्लस का पाई बाई 6 लिखा हुआ है ना, और ये यहां पे माइनस का पाई बाई 6 है। तो क्या ये दोनों सेम चीजें है? वापस से बिल्कुल सेम है। तो ये यहां से सेम सॉल्यूशन आएगा। तो इसको एक काउंट अगर आप कर लोगे तो यहां से बच्चों इसके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स जो पूछे थे वो कितने आ जाएंगे? ठीक है। तो ये डीमाइवर्स थ्योरम का यहां पे एक थोड़ा सा अच्छा यूज जो है वो लिया गया था। तो अगेन बच्चों ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो इसको मैं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों आपको यहां पे दिमाग लगाने की जो जरूरत थी कि कैसे टर्म्स जो उनको आपको मैनिपुलेट करना था। ओके, तो चलिए यार मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखने में एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। यहां पे बोला गया है कि L1 L2 ये सारी जो वो एक एपी की टर्म्स हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, जिनका कॉमन डिफरेंस D1 है। W1 W2 ये सारी जो वो एपी की टर्म्स है, जिनका कॉमन डिफरेंस D2 है। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कई बार देखते ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ा सा है। बट बच्चों एक बार जब आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ी सी इसके अंदर होगी, बट इजीली वो मैनेजेबल कैलकुलेशन है। आगे बोला गया कि D1 D2 में एक रिलेशन आपको गिवन है भाई 10 फॉर ईच आई जो वो 1 से लेके 100 टर्म है। आर आई भी रेक्टेंगल विद लेंथ LI एंड WI एंड एरिया AI, और एरिया के बारे में आपको पूछा है। तो पहली चीज तो यार एक चीज ऑब्वियस अगर मैं यहां पे लिख दूं कि एरिया जो है वो क्या होता है, एरिया आपके पास में लेंथ इंटू विड्थ होती है, यानी कि LI इंटू में WI। LI बच्चों क्या है? LI आपके पास में इस वाली एपी की ith टर्म है। वो आप कैसे लिखते हो? A प्लस n-1 इंटू डी, यानी I-1 इंटू में D1। WI भी बच्चों आप सेम ऐसे लिखोगे, W1 प्लस I-1, इस बार इसका कॉमन डिफरेंस जो वो D2 है। कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर? चलिए अब देखो आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना था। एक रिलेशन आपको गिवन है A51 माइनस का A50। इसको बच्चों यहां से देखना, मैं लिख रहा हूं A51 का मतलब क्या है? I की वैल्यू 51 डालनी है। तो डाल दीजिए L1 प्लस 50 D1 इंटू में W1 प्लस का 50 D2, और A50 का मतलब I की वैल्यू 50 डाल दीजिए। तो ये देखो क्या बनेगा, L1 प्लस का 49 D1 इंटू W1 प्लस का 49 D2। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके पास बना हुआ। चलिए मैं देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूं बेटा। L1 W1 प्लस में 50 L1 D2 प्लस में 50 D1 W1, और ये देखो साथ में आपके पास में कितना आ गया, 50 का स्क्वायर D1 D2। इसमें से ये माइनस करना है, तो देखो क्या बना, माइनस का L1 W1, फिर L1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 49 L1 D2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 49 D1 W1, और ये बन गया बेटा माइनस का 49 का स्क्वायर इंटू में D1 D2। ठीक है, ऐसा बन गया। चलिए इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो L1 W1 कैंसिल आउट हो चुका है। इसमें से अगर बच्चों इसको माइनस करेंगे तो L1 D2 बन गया ये, है ना, L1 D2 प्लस ये यहां से बच्चों L1 D2 जो है इसमें से माइनस क्या, ठीक है, और ये यहां से आपके पास बन रहा होगा D1 W1। D1 W1 जो है वो आपके पास में यहां से बन चुका है, और ये देखो 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का आपको यूज करना है ना, तो बस कैलकुलेशन को देखना है कि कैसे आप इजी बना सकते हो। तो 50 माइनस 49 1, और 50 प्लस 49 करेंगे तो 99, और इसकी वैल्यू बेटा 10 गिवन आपको थी। तो 99 इंटू में 10 अगर आप करोगे तो वो आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास में 990, और ये आपको गिवन कितना था, 1000 गिवन था। तो यहां से देखो एक रिलेशन आ गया क्या बेटा, L1 D2 प्लस D1 W1 इज इक्वल्स टू ये यहां से बच्चों उधर गया, ये सॉरी 1000 गिवन था, तो 1000 माइनस 990 जो वो कितना आ रहा होगा 10। ये एक रिलेशन बच्चों अपने पास में आ गया जो हमने यहां पे इसको लिख लिया। अब इसका यूज जो हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ध्यान से समझते हुए चलना बेटा। फिर से A100 माइनस का A90, इसमें डिफरेंस क्या आएगा यार, सिंपल सा डिफरेंस है इसके अंदर कि ये अगर देखो मैं यहां पे लिखूं तो L1 A100 का मतलब I की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी इस बार 100, तो ये लीजिए 99, और ये साथ में आ गया बेटा D1 इंटू में कितना आ रहा है W1 प्लस
99d2 माइनस ए 90 करना है, इसका मतलब आई की वैल्यू आप कितनी डालोगे 90, तो L1 प्लस 89d1 इंटू में W1 प्लस 89d2, इसकी वैल्यू बच्चों आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैं थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन डायरेक्टली कर रहा हूं, ध्यान से समझना। L1 W1 से बेटा L1 W1 कैंसल आउट हो गया, ये 99 L1 D2 ये यहां से माइनस का 89 L1 D2, तो क्या बचा 10 टाइम्स ऑफ L1 D2। फिर से देखो 99 D1 W1 89 D1 W1, यानी क्या यहां पे प्लस का D1 W1 बच गया, बिल्कुल बच गया सर। ये यहां पे देखो क्या बचा 99 का स्क्वायर और ये यहां से बच्चों माइनस का 89 का स्क्वायर इंटू में D1 D2 जो था वो कितना था 10, ये 10 था 10। चलिए इसको अब ये देखो अगर 10 कॉमन ले लूं तो L1 D2 प्लस D1 W1 आ गया क्या, और इसकी वैल्यू तो यार आपके पास में रखी हुई है, यानी 10 इंटू में 10 यहां से आ चुका 100 प्लस 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर। अब देखो वही है, ऑब्वियस सी बात है कि अब कैलकुलेशन इसी को कहते हैं कि कैसे आप आसान बना सकते हो। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का बच्चों आप यहां पे यूज कीजिए। तो इनको देखो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 80 170 179 और 179 प्लस में 9 करेंगे तो ये 188 बनेगा, 188 है ना, 188 इंटू में 10 था, और यहां से जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वो भी आपके पास में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये ऐसा बन गया। अब इसके अंदर बेटा अगर 100 ऐड कर दे तो 18900, ये आपके पास में क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो नोट आउट इसको थोड़ा सा मॉडरेट बोलूंगा अगेन मैं, और मॉडरेट जो कैलकुलेशन की वजह से कॉन्सेप्ट वाइज अगेन बेटा इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, बट कैलकुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पे आपके पास में एक पीएनसी से सवाल पूछा गया था। इसके अंदर आपको बोला गया है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज इंटरवल दिस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट दिस, ठीक है। तो इसके अंदर यार हम देखो कई तरीके से वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। हम केसेस बना लेते हैं ना, केस वन में बेटा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वो नंबर्स हम ले लेते हैं जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मान लो कि मैं यहां पे फर्स्ट डिजिट पे 2 को फिक्स कर देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में इसको देखो क्या चाहिए 0 चाहिए। अगर मान लो कि मैंने यहां पे एक बार के लिए बोल दिया कि यहां पे मैंने 0 जो उसको भी एक बार के लिए फिक्स कर दिया, 2 और 0 फिक्स कर दिया। अब एक नंबर तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये ले ही सकता हूं। अगले पे मान लो कि मैंने यहां पे 2 जो है वो फिक्स कर दिया, तो अब यहां पे मैं कितने नंबर लिख सकता हूं, देखो 2 ले सकता हूं, 3 4 6 7, ये या तो ये नंबर आएगा या फिर इनमें से कुछ इससे बड़ा आएगा। तो ये यहां से इसकी पॉसिबिलिटी बच्चों कितनी होगी 5, तो यानी कि यहां से 5 इंटीजर जो वो बन सकते हैं। चलिए और अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगेन 2 को मैंने फिक्स रखा है, 0 को मैंने यहां से क्या कर दिया फिक्स रख दिया। अब जो आगे मैंने 2 बोला था, अब 2 का काम हो चुका है। अब अगर मान लो कि मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई 3 4 6 7 इनमें से आप कुछ ले लीजिए। इनमें से अगर आप कुछ लोगे जैसे 3 4 6 7, यानी कितनी पॉसिबिलिटी होगी बेटा 3 पॉसिबिलिटी होगी। और लास्ट वाले के लिए तो फिर से आपके पास में अगर यहां पे 2 0 के बाद में, ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, 2 0 के बाद में अगर इनमें से कोई भी डिजिट लेते हो तो लास्ट वाली पोजीशन के लिए आप इनमें से कुछ भी ले लोगे तो ये नंबर जो है वो हमेशा इससे बड़ा आएगा। यानी ये यहां से आगे 18 इंटीजर्स, कब, जब आपने 2 और 0 जो उसको फिक्स कर दिया। चलिए अब देखो मैं हर बार 2 के बाद में 0 ले रहा हूं। अब अगर मान लो मैंने 0 नहीं लिया, 2 के बाद में मैं 0 नहीं ले रहा, 2 के बाद में 0 लेके जितने पॉसिबल नंबर्स थे वो सारे के सारे नंबर्स बच्चों हम यहां पे बना चुके हैं जो कि इससे बड़े होंगे। अब आगे 0 को छोड़ दो, तो इनमें से अगर मान लो मैं कोई भी एक डिजिट ले लेता हूं जिसको सेलेक्ट करने के 5 वेज हैं, तो क्या वो नंबर हमेशा इससे बड़ा होगा? बिल्कुल होगा सर। तो इसका मतलब बाकी पोजीशन पे तो बच्चों आप 6 वेज से कुछ भी ले लो, यहां पे भी आप 6 वेज से कुछ भी ले लो, यानी ये आगे 180। यानी 2 से स्टार्ट होने वाले टोटल ये नंबर्स बच्चों आपके पास में पॉसिबल होंगे। इनको मैं यहां पे एक बार काउंट करके लिख लेता हूं। 198 प्लस का 5 203 नंबर्स ऐसे होंगे जो इससे इसके बीच में लाई करेंगे और वो स्टार्टिंग जो उनकी 2 से हो रही होगी। चलिए आगे बच्चों मैं बात कर लेता हूं। अब अगर मान लो कि मैंने यहां पे 3 को फिक्स कर दिया, एक बात बताइए यार, अगर मैंने 3 को फिक्स कर दिया
तो इनमें से आप कोई सी भी डिजिट कहीं पे भी ले आओ, क्या वो नंबर हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब यहां पे टोटल 6 नंबर्स लिखे तो 6 पॉसिबिलिटी, यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे ये आ गया 6 6 6 260। ठीक है, चलिए अब केस 3 हम ले लेते हैं बेटा। केस 3 के अंदर हम क्या बोलेंगे? 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर जो कि इसके इक्वल या फिर इससे छोटे हो सकते हैं। अगर एक बात सोचिए कि यहां पे जैसे 4 आ रहा है, अगर मैं इस पोजीशन पे 0 2 अगर 3 इनमें से अगर कोई सा भी ले लूंगा तो क्या वो नंबर हमेशा इससे छोटा रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। यानी यहां पे 3 पॉसिबिलिटी है और फिर यहां पे तो आप बच्चों कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में आ गया 108। चलिए आगे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे 4 0 2 3 वाले मैंने यहां पे नंबर लिए हैं। अब आगे अगर मान लो मैंने यहां पे फिक्स कर दिया 4, क्योंकि 4 से ऊपर तो हम जा नहीं सकते, 6 7 तो यहां पे ले नहीं सकते, तो 4 4 को अगर मान लो मैंने फिक्स कर दिया, तो अब देखो 4 4 के बाद में आप इनमें से कोई सा भी नंबर बच्चों यहां पे ले लीजिए, वो हमेशा इससे जो वो छोटा ही बन रहा होगा। यानी 6 तरीके यहां पे हैं, 6 तरीके यहां पे हैं, ये आपके पास बनेगा 36। क्योंकि देखो 4 4 के बाद आप मैक्सिमम नंबर जो 7 भी अगर ले लोगे तो वो नंबर जो वो भी इससे हमेशा छोटा बनेगा। तो आई थिंक ये सारे के सारे पॉसिबल वेज आपके पास आ जाएंगे। ये बन रहा है 144, ठीक है ना, 144 ये बन रहा है। और तो टोटल हम काउंट कर लेते हैं ना, ये आपके पास में 216 प्लस का 144 300 आ गया, 360 और 300 अगर हम 300 बोले 200 वो वहां से 500 आ जाएगा, 563। एक बार चेक कर लो कि कोई सा केस जो वो आपके पास में मिस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले एक बार, क्योंकि इसका आंसर जो वो शायद इससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। यहाँ पे 5 आ गया। अच्छा यहाँ पे भाई 4 आएगा ना, 4 3 4 6 7 में से कुछ ले सकते थे तो 4 पॉसिबिलिटी थी ना, तो ये 24 बनेगा। और 24 का इसमें अगर 6 ऐड कर देंगे तो आपके पास में बन रहा होगा बच्चों 569। यही क्या होगा इसका आपके पास में फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगेन ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको केसेस जो बनाने थे। अच्छा, इसको करने के एक्चुअली 2 तरीके, एक तो जैसे इस तरीके से हमने सोल्व किया है, एक आप इनमें टोटल करके और वो माइनस कर सकते हो जो कि इससे नहीं बढ़ रहे, तो उस वाले से भी इसको इजीली जो वो सोल्व किया जा सकता है। तो आपकी मर्जी, आप कोई से भी कर सकते हो, दोनों से आसानी से बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। चलिए इंटीजर टाइप का या न्यूमेरिकल टाइप का बच्चों लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पे देखो बोला गया लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू 1 एंड AC इक्वल्स टू 3। और एक जो एंगल है आपके पास में वो π/2 यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। और उसके बाद में आगे एक सर्कल की बात कर रहा है ना। तो देखो हम ऐसा बोल देते हैं यहां से, और मैं बच्चों एक चीज यहां पे देखो क्या कर रहा हूं, बेसिकली इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही मैं इसको मान ले रहा हूं, है ना। ये जो ट्राइंगल की, जिस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो ये वाला ट्राइंगल आपके पास है, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने ये बोल दिया A है, ये B है, ये आपके पास में C है। AB की लेंथ आपको 1 गिवन है, AC की लेंथ आपको 3 गिवन है, BAC जो π/2 है। इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R टचेस द साइड AB एंड AC, एक सर्कल है बच्चों जो AB इस साइड को और इस साइड को दोनों को टच कर रहा है, एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो सर्कम सर्कल यार हमने देखो यहां पे ऑलरेडी बना लिया है, तो एक ऐसा सर्कल आपको ड्रॉ करना जो इसको टच करे, इसको टच करे और इसको भी टच करे। तो देखना मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इसको बेटा, ठीक है। ऐसा सा कुछ बनेगा ना, सर्कल जैसा वैसे लग नहीं रहा, बट मान लो कि एक ऐसा सर्कल है, ऐसी सिचुएशन बच्चों यहां पे आपके पास में बन रही होगी। चलिए इसके बाद में हम कुछ और बातें इसके बारे में करते हैं थोड़ी सी। क्या क्या चीजें यहां से देखो हम बता सकते हैं। पहली चीज तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का आपको क्लियरली क्या दिख रहा है भाई, सर्कल का दिख रहा है आपको कि एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे, और वो किसके इक्वल आएंगे, इसकी रेडियाई के इक्वल आएंगे। तो इस पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूं भाई, पी पॉइंट बोल देता हूं इसको। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए r, r, अगर इसकी रेडियस जो वो r है। अच्छा, ये जो आपके पास में बाहर वाला जो सर्कम सर्कल था बेटा, बाहर वाले सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर जो वो हम फाइंड कर सकते हैं, और इस सेंटर को मैं कुछ m नाम दे दूं, इसको m नाम दे देते हैं। सर्कम सेंटर आपको पता है भाई क्या होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के केस में।
तो बी पॉइंट जो है ए बी लेंथ ये थी 1,0 और ये पॉइंट आ गया 0,3 और अगर हम यहां से मिड पॉइंट की अगर बात करें तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ रहा होगा बेटा 1/2,3/2। ठीक है, ये चीज आपके पास में आ चुकी है। अच्छा, एक चीज और अगर मान लो मैं बात कर लूं यहां से, एक चीज और बात कर ले, अगर मान लो मैं बेटा इससे इसको ज्वाइन करवा देता हूं, इससे इसको देखना ज्वाइन करवा रहे हैं, एक्चुअली ज्योमेट्री का सही सवाल जो वो ये लग रहा है देखने में, इससे इसको अगर हमने ज्वाइन करा दिया और इस पॉइंट को हम कुछ बोल देते हैं, क्या बोले, क्यू पॉइंट इसको बोल देते हैं, तो क्यूएम डिस्टेंस जो वो आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यूएम डिस्टेंस यार एक्चुअल में है क्या, क्यूएम डिस्टेंस जो है वो बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस, सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेनस का हाफ जो बच्चों इसकी रेडियस होगी। हाइपोटेनस की लेंथ देखो कितनी है, ये 3a1 है, तो ये √10 आ गया, तो इसका आधा कितना, √10/2, तो ये इसकी रेडियस के इक्वल आ गया √10/2। अब क्यूएम लेंथ को देखो और आप कैसे लिख सकते हो, क्यूएम लेंथ को क्या बच्चों में PQ प्लस का PM लिख सकता हूं क्या, देखो जरा ध्यान से, क्यूएम लेंथ जो उसको मैंने PQ प्लस का PM लिख दिया। अब PQ क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस है, यानी दैट इज R प्लस PM डिस्टेंस जो है वो बच्चों आप क्या इजीली फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो है वो आपको नोन है। तो PM डिस्टेंस को अगर देखो मैं लिखूं तो ये लिखी हुई है भाई R माइनस का 1/2 होल स्क्वायर प्लस R माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √10/2। आई थिंक अब इसको यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन जो बच्चों आपके पास में किसकी फॉर्मेट में आ चुका है, ये R की फॉर्म में जो आ चुका है। हम एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाके दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, और स्क्वायरिंग को मैं ओपन भी कर रहा हूं, तो R² प्लस R² देखो 2R² आ गया बेटा, यहां से 1/4 बनेगा, यहां से 9/4 बनेगा, तो 1/4 प्लस का 9/4 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, फिर यहां से माइनस का R बनेगा, यहां से माइनस का 3R यानी माइनस का 4R इज इक्वल टू, ये देखो क्या है, √10/2 माइनस R का स्क्वायर यानी R² आया, इसका स्क्वायर बेटा करेंगे तो 10/4, 10/4 का मतलब 10/4 का मतलब अगेन 5/2 हो गया, 5/2 और माइनस ट्वाइस करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे तो आई थिंक ये √10R आ जाएगा, √10R। ये ऐसा भाई आपके पास में जो वो सीन कुछ आ चुका है ना। तो एक इक्वेशन बन रही है यार आपके पास में, देखो 5/2 से 5/2 कैंसिल आउट हो चुका है, इसको हम अगर इधर लेके आ जाए तो R² बच गया, और अगर इसको उधर लेके चले जाए तो R इंटू में 4 माइनस का √10 जो वो आपके पास में बच चुका है। तो यहां से R देखो आपके पास में फाइनली कितना आ गया, 4 माइनस का √10 आ चुका है। अब 4 माइनस में √10 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 डेसिमल्स तक आपको लिखनी थी। तो बच्चों ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा, बट अगेन इसको डेसिमल की फॉर्म में आपको लिखना था, तो वो देखो कितना आएगा, √10 की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 31 का स्क्वायर 961 है ना, और 32 का 1024, यानी इन दोनों के बीच में होगा, और ज्यादा पास में आपके पास में 32 के साइड में होगा, तो आप इसको देखो करके देख सकते हो। 3.15 हम एक बार के लिए मान लेते हैं, अगर मान लो 3.15 या 3.16 से एक बार हम लेके जो चेक कर लेते हैं, इसके आसपास कुछ होगा ना, तो ये ऐसा बन गया, और ये इसके बाद में आएगा बेटा 316, और ये आपके पास में, और ये 9, तो ये देखो कितना बन रहा है 9, और ये 15 18, ये ठीक बन रहा ना, ये ठीक बन रहा, लगभग 10.0, तो यानी लगभग 3.16 होगा, और 3.164 में से अगर बच्चों माइनस करेंगे तो ये आपके पास में 0.84 जो बन रहा होगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो अगेन मैं बोलूंगा कि यार ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको सोचनी थी, ज्योमेट्री जो उसका यूज करना, तो उसके बाद में ये वाली जो चीज है स्पेशली इसको भी आपको डेसिमल में लिखना था, जो कि एक अच्छी प्रॉब्लम थी। ठीक है बच्चों, तो यार ये आपके पास में सेक्शन 1 जो है, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे, उन सब का सॉल्यूशन हमने देखा। जल्द ही बाकी के सॉल्यूशंस भी आपके लिए आने वाले हैं, तो आई होप कि यार आपको सारे के सारे सॉल्यूशन जो वो क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।